सो हेलो एवरीवन। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये दो पार्ट हैं। पहला है कंडक्टेंस कंडक्टेंस और दूसरा है सेल्स। ये दो पार्ट हैं। और जब मैं कंडक्टेंस बोल रहा हूं तो मैं सॉल्यूशन की कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं। सॉल्यूशन कंडक्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीज में सब सॉल्यूशन ही होंगे तो हम उसकी कंडक्टेंस की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कंडक्टेंस। तो अगर आप कंडक्टेंस को देखें तो किसी भी सॉल्यूशन में कंडक्टेंस किस कारण होगी? वो होगी आयंस के कारण। क्योंकि सॉल्यूशन में आयंस पड़े होंगे जो चार्ज कैरियर की तरह काम करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे। तो हमें मेनली आयंस चाहिए किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो हमारा मेन मकसद है आयंस। अब आयंस कैरी कैसे करेंगे चार्ज को? मान लो कि आपका एक सॉल्यूशन है, इसमें आयंस पड़े हुए हैं और अगर आप इसके चारों ओर, इसके दोनों साइड अगर एक पोटेंशियल लगाते हो तो ये जो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के कैरियर बनेंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। तो इसमें मेनली आयंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी के लिए। हम इसे आयनिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। आयनिक कंडक्टेंस। अब आयनिक कंडक्टेंस के लिए किसी भी सॉल्यूशन में आयंस का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उस सॉल्यूशन में आयंस पड़े होने चाहिए। तो हमारा पहला मकसद ये होगा कि उस सॉल्यूशन में आयंस को लाएं कैसे, आयन प्रोड्यूस कैसे करें। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, हाउ टू प्रोड्यूस आयंस। हाउ टू प्रोड्यूस आयंस। तो इसके लिए हमें पहले सब्सटेंस को समझना पड़ेगा कि सब्सटेंस क्या होता है, या सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं। जब हमें ये आइडिया लग जाएगा तब हम पता लगा सकते हैं कि आयंस कैसे जनरेट होंगे। तो सब्सटेंस के लिए अगर हम सब्सटेंस को डिवाइड करना चाहें तो फैराडे ने डिवाइड करा था इसको। तो फैराडे के अकॉर्डिंग सब्सटेंस दो तरह के हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन अगर इनका लो, इनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका अगर मैंने एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में उसको घोला और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर गई तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और अगर किसी का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तो हम ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये चीज़ समझ में आ जाती है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे जिनका एक्वस सॉल्यूशन वो इलेक्ट्रोलाइट, जो नहीं करेंगे वो
नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम देखें ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो NaCl जो आपके घर में नमक है, एसिटिक एसिड ले सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आगे आगे आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ले सकते हो आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह के जो सब्सटेंस हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक का सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो मेन चीज़ है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए क्या मीडियम चाहिए? आयंस चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाले जो हैं ये आयंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस आयंस, और ये वाले जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, डज नॉट प्रोड्यूसेस आयंस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने NaCl और एसिटिक एसिड को वाटर में डाला तो इसके आयंस जनरेट हो जाएंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना देगा, एसिटिक एसिड से भी आयंस प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज या और भी कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट को अगर किसी सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन में डालोगे तो ये एज इट इज रहेंगे, इनके आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कोई कैरियर नहीं है, कैरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, जबकि इधर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है किसी सॉल्यूशन से, इसका मतलब है उसमें आयंस का होना जरूरी है, आयंस मस्ट बी देयर। इसका मतलब क्या है कि अगर आयंस, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन में आयंस मौजूद हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी। तो इसका उल्टा भी ट्रू है, इधर से इधर भी ट्रू है, इधर से इधर भी ट्रू है। अब एक चीज समझ में आ गई कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना ही है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस में होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। यानी कि हमारा मेन फोकस रहेगा इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इन्हीं के मीडियम में हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। करेक्ट? तो यहाँ तक बात क्लियर, सिंपल। सब्सटेंस दो तरह के, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जिनका एक्वा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और जिनका एक्वा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आयंस प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। और चूंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की बात करते हैं इसलिए हमारा मोटो है सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमें इस इलेक्ट्रोलाइट्स को समझना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स को भी डिवाइड करना चाहो तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। वो दो पार्ट कौन से हैं? पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैसे डिफरेंशिएट करें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हैं, अब हमें एक चीज़ पता है कि इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो अगर किसी एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे वो आयंस प्रोड्यूस करेगा। अब वो नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस करता है उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग और वीक का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% आयोनाइज हो जाता है जिसमें,
या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि डिसोसिएट्स 100%। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, इसमें एक्वस सोल्यूशन पार्शियली डिसोसिएट्स। तो पार्शियली डिसोसिएट होने वाले इलेक्ट्रोलाइट वीक और 100% डिसोसिएट होने वाले इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टू टाइम अपने आप ही याद हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इजी है याद करना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, HNO3, HClO4, H2SO4 और बहुत सारे हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि NaOH, KOH और भी बहुत सारे हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा जितने भी सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट बोले तो जैसे कि NaCl और KBr, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HNO3, HClO4, H2SO4। इसमें एक H2SO4 बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि H2SO4 इकलौता पॉलीप्रोटिक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। अदरवाइज जितने भी पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि HCl जो है इसमें केवल एक प्रोटॉन है, H2SO4 में 2 प्रोटॉन है, तो ये डाइप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जितने भी, अगर पॉलीप्रोटिक एसिड से मेरा मतलब है डाइप्रोटिक, ट्राई, टेट्रा, इस तरह के जितने भी एसिड होते हैं ये जनरली वीक होते हैं, वीक एसिड होते हैं, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। लेकिन H2SO4 पॉलीप्रोटिक यानी कि डाइप्रोटिक एसिड होते हुए भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखना, ठीक है। इसको आगे इक्विलिब्रियम का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक। तो इसको याद रखना बहुत आसान है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, सॉल्ट्स, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन आते हैं? ऑब्वियसली वीक एसिड, वीक एसिड्स। अब वीक एसिड्स में जनरली ऑर्गेनिक एसिड आते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड से क्या मेरा मतलब है? जैसे कि एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक सभी जानते ही हैं, एसिटिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो जितने भी अधिकतर जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। इसी तरीके से वीक बेस जो होते हैं वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनके एग्जाम्पल, सबसे वेल नोन एग्जाम्पल है अमोनिया, पिरिडिन, ये सब एटसेट्रा और भी आगे पढ़ते रहेंगे हल्के हल्के। ये सब क्या है? वीक बेस हैं, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जनरली नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं, N कंटेनिंग, वो वीक बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, मग नहीं करना है, ये टाइम टू टाइम अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देख लिया कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो अब हम उस चीज़ पे पहुंच गए आयनिक कंडक्टेंस में, आयंस पे। तो आयंस से सारी कहानी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आयंस ही वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, कैरियर का काम करेंगे। और अब हमें पता लग गया कि आयंस कैसे प्रोड्यूस होंगे। जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट को किसी एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो आयंस प्रोड्यूस होंगे।
ठीक है, जैसे कि मैं आपको कहूं कि आपने एक सोल्यूशन लिया और इसमें मान लिया मैंने NaCl डाल दिया। अब मुझे मालूम है NaCl एक सॉल्ट है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, और उसमें भी वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और नीचे वाटर पड़ा हुआ है, इसमें वाटर में मिक्स है ये आइंस H2। अब अगर इसके चारों ओर, इसके दोनों साइड में अगर मैं एक पोटेंशियल लगा दूं, तो ये आइंस जो है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स किधर जाएंगे वो आगे देखेंगे हम। किसी एक अपोजिट इलेक्ट्रोड, अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, उस तरफ मूव करने लगेंगे, और इनके मूवमेंट के कारण ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगी इधर से उधर, उधर से उधर। इनके टर्मिनल के साइन पे डिपेंड करता है। हमें अभी इतना मतलब समझ में आना चाहिए कि इन आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी गो थ्रू हो सकती है इस सोल्यूशन के अंदर से। करेक्ट। तो आयंस का होना बहुत जरूरी है कंडक्टिविटी के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट आयंस हैं इनकी मूवमेंट भी अलग अलग होगी। हो सकता है कोई बहुत तेज जा रहा हो, कोई स्लो जा रहा हो। तो इसको क्वांटिफाई कैसे करें? मैंने क्या बोला कि कोई चीज कितनी स्लो है, हाउ फास्ट एंड स्लो these ions are carrying the current। कोई स्लो जा सकता है, कोई तेज जा सकता है। इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम एक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, या कंडक्टेंस बोल दो, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अगर किसी आयन की कंडक्टिविटी, इतना लंबा सेंटेंस बोलने की जगह हम डायरेक्ट ये बोलेंगे कि किसी आयन की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है, अगर किसी की कंडक्टिविटी कम है तो वो थोड़ा स्लो मूव कर रहा है। तो हम कंडक्टिविटी तक पहुंच चुके हैं। अब यहां से एक सिंपल सोचने से बात पता लग जाती है। अगर मान लो if a solution is more conducting, अगर उसमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इज मोर कंडक्टिविटी, उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल एक ही मतलब हो सकता, एक नहीं दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब ये हो सकता है कि इसमें आयंस बहुत ज़्यादा हैं, आयंस आर वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा क्या हो सकता है कि उनका मूवमेंट भी ज़्यादा है। अगर ये दोनों पैरामीटर एक साथ इंक्रीज हो जाएंगे तो उसकी ऑब्वियसली कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आयंस ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कैरी करेंगे, मूवमेंट ज़्यादा होगा तब भी तेज़ी से करेंगे। इसलिए ये दो फैक्टर जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसकी कंडक्टिविटी कम है या किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो आयंस का ज़्यादा होना या कम होना उस टाइप के सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस किस टाइप का है, या फिर और ज़्यादा अच्छी भाषा में बोलें कि वो इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है, क्योंकि आयंस सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट से ही जनरेट होंगे। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो जितना आपने अमाउंट डाला वो सारा का सारा टूट गया, सारे के सारे आयंस बन गए, तो उसमें आयंस बहुत ज़्यादा जनरेट हो गए, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। कंडक्टिविटी इज मोर। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो 100% से, या फिर मैं बोल सकता हूं कि बहुत पार्शियली डिसोसिएट होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में कम हो। मूवमेंट को हम आगे देखेंगे कैसे डिसाइड करते हैं, लेकिन आयंस को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं अभी तक हमने जितना डिस्कशन करा है उससे, कि स्ट्रॉन्ग होंगे
आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस कम प्रोड्यूस होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी ऑब्वियसली कम होगी। तो अब हम इस टर्म तक पहुंच चुके हैं, कंडक्टिविटी। अब हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी भी हम दो सिस्टम्स में पढ़ते हैं जनरली। एक होता है मेटेलिक, मेटेलिक कंडक्टर्स, और एक होता है सॉल्यूशन कंडक्टर्स या कंडक्टिविटी कंडक्टेंस। अब ये दो चीजें कहां से आ गई? सिंपल है, कंडक्टिविटी का सीधा रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी से है। तो इलेक्ट्रिसिटी आप मेटल में से गुजार सकते हो। अगर आपने एक वायर ले लिया, इसको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो ऑब्वियसली इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी मूव करने लगेगी। सोल्यूशन के बारे में अभी हमने देख लिया कि अगर एक सोल्यूशन लिया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से इसके एंड को जोड़ दिया, तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने लगेंगे इसके आयंस, और कंडक्टिविटी शो करने लगेगा। तो अगर हम देखें कि इन दो तरह की जो कंडक्टर्स हैं या कंडक्टिविटी है, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो अगर आप इधर देखोगे, मेटल, मेटल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इनकी जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, वो एक लैटिस होता है, उसमें यूनिट सेल होता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ी होंगी। इसके एंड पे एटम्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का लैटिस है, तो उनका अरेंजमेंट अलग अलग रहता है। मान लिया कि मैंने ऐसा अरेंजमेंट है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो एटम्स हैं अपनी जगह पोजीशन फिक्स है, इसलिए ये सॉलिड है। मेटल्स आर सॉलिड जनरली, जनरली नहीं, ऑलमोस्ट 99.99% सॉलिड ही होते हैं। तो ये इनकी पोजीशन अपनी जगह फिक्स होती है। जबकि सोल्यूशन में आयंस क्या है, सब तितर बितर घूम रहे हैं चारों ओर। इसमें कोई फिक्स ऐसा लैटिस जैसा नहीं बना सकते हम, क्योंकि ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा है, उन मूवमेंट के दौरान कोई भी मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। वायर जो है वो वैसा का वैसा ही है, बस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स उसमें इस फ्रेमवर्क के बीच में से ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जा रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मेटल्स की कंडक्टर्स या मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, उनमें मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता है, नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। जबकि सोल्यूशन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो आयंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो अपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। इसलिए हमें साफ साफ दिखता है कि इसमें मैटर का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अब यहाँ पे कोई भी मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है मेटेलिक कंडक्टर्स में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें जो मैटर पहले था वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है उसमें, यानी कि इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आया है, नो केमिकल चेंज। लेकिन यहाँ पे मैटर का ट्रांसफ़र हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, इसलिए यहाँ पे
केमिकल चेंज आया है, क्योंकि मैटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज जरूर आए होंगे। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता है, लेकिन इसमें फिजिकल चेंज आता है, फिजिकल चेंज मेटेलिक कंडक्टर से। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो हाईली कंडक्टिंग होते हैं। जबकि सोल्यूशन के जो सोल्यूशन कंडक्टर होते हैं या सोल्यूशन कंडक्टिविटी होती है वो रिलेटिवली मेटल के थोड़ा लो कंडक्टिविटी शो करते हैं, लो कंडक्टिंग। ये चीजें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। अब इसमें एक बड़ा अच्छा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर आप इस वायर का जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बह रही है उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। जबकि सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ये इन दोनों में बड़ा स्ट्राइकिंग डिफरेंस आता है, तो जनरली एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, एकदम सिंपल लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उनकी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। एक लैटिस है, यूनिट सेल है, उसमें एटम्स अपनी जगह रेस्ट किए हुए हैं। ये एटम्स जो हैं ये अपनी जगह वाइब्रेट करते रहते हैं। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये वाइब्रेशन कहाँ से आता है। हालांकि ये अपनी जगह सारे के सारे एटम वाइब्रेट करते रहते हैं, सब अपनी जगह हिल रहे हैं, ऐसे फिक्स नहीं बैठे हुए हैं। जैसे ही मैं इस टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो ये वाइब्रेशन भी इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, ये तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। अब अगर ये तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे तो होगा क्या, तो होगा ये कि एटम्स तेज़ी से वाइब्रेट करने की वजह से इनके बीच में जो जगह थी इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के लिए वो थोड़ी कम रह जाएगी, क्योंकि ये इधर वाइब्रेट करने लगा, ये इधर वाइब्रेट करने लगा, इनके बीच का रास्ता ब्लॉक सा हो गया। जब रास्ता ब्लॉक हो गया तो उसकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाती है। अब सॉल्यूशन में ये इंक्रीज क्यों करती है? सॉल्यूशन में ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है, इसमें जो आयंस हैं वही इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है, मैटर ही इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आप इस सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस सोल्यूशन की विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी जो है वो घट जाएगी। यानी कि पहले जो सोल्यूशन बहुत गाढ़ा था वो पिघल के थोड़ा सा कम गाढ़ा रह जाएगा, तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट इन द सेंस थोड़ा पतला हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, आयंस को मूव करने के लिए ज़्यादा अच्छे से मूव कर पाएंगे, उनके ऊपर अपोजिट फोर्स कम लगेगा। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से, विस्कोसिटी के डिक्रीज होने से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लो। याद करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। सॉलिड का स्ट्रक्चर और सोल्यूशन का जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो दोनों का अलग अलग है। सॉलिड में फिक्स है, अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से वो वाइब्रेशन और तेज हो जाते हैं। वाइब्रेशन तेज होने की वजह से ये एटम्स एक दूसरे के पास ज़्यादा आने लगेंगे, तो इनके बीच में जगह ही नहीं बचेगी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, और उनका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगेगा। इस वजह से उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। सोल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाओगे, विस्कोसिटी कम हो जाती है, ज़्यादा स्पेस मिलने लगता है आयंस को मूव करने के लिए, और उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में ऐसा ये स्ट्राइकिंग डिफरेंस क्यों है टेम्परेचर का कंडक्टिविटी। हालांकि हमारा कंसर्न मेटेलिक कंडक्टिविटी नहीं है, हमारा कंसर्न सिर्फ सोल्यूशन कंडक्टिविटी है, लेकिन ये कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये इसका आंसर भी पता होना चाहिए और इसकी रीजनिंग भी पता होना चाहिए।
कि ऐसा क्यों होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम कंडक्टिविटी तक पहुंच गए हैं, क्यों होती है, क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, आइंस का मूवमेंट चाहिए, पोटेंशियल लगा होना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको क्वांटिफाई कैसे करें। किसको? कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी, सोल्यूशन कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टिविटी हमें नहीं पढ़ना है, वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। सोल्यूशन कंडक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम इसकी कंडक्टिविटी को क्वांटिफाई कैसे करें? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया रेजिस्टेंस के बारे में होना चाहिए। रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या है। हालांकि फिजिक्स में आप जानते हो कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस ऑब्वियसली कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो सीधी बात है कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब मैं इस रेजिस्टेंस को सोल्यूशन में समझाने के लिए एक बार फिर से मेटेलिक कंडक्टर्स का ही हेल्प लूँगा, क्योंकि उससे आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। आप ज़्यादा फेमिलियर होते हो वायर से, जनरली आप बिना किसी फॉर्मूले के सोच सकते हो कि ऐसा होता होगा। तो मान लो मेरे पास एक वायर है, उसकी लेंथ इतनी है, और एक दूसरा वायर है, उसकी लेंथ इतनी है। इसकी लेंथ L1 मान लो, इसकी लेंथ L2 मान लो। अब ये दोनों मेटेलिक वायर है। अब इन दोनों वायर में अगर आप सोचो कि किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, L1 में ज़्यादा लगेगा या L2 में ज़्यादा लगेगा, तो ऑब्वियसली इसमें पाथ L1 में कम ट्रेवल करना है इलेक्ट्रिसिटी को, तो ऑब्वियसली इसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा। इसमें बहुत दूर तक इलेक्ट्रिसिटी जाना है तो इसमें ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सिंस L2 इज ग्रेटर देन L1, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस, इसको R से दिखाते हैं हम, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी R से ही दिखाते हैं। तो R2 में भी इस वाले वायर में, सेकेंड वाले वायर में ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, क्योंकि उसमें लेंथ ज़्यादा ट्रेवल करना है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। लेंथ ज़्यादा, आर ज़्यादा, लेंथ कम, आर कम। तो मैं यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब मान लो मैंने एक वायर लिया और एक दूसरा वायर लिया, दोनों की लेंथ एकदम बराबर है, लेकिन अगर मैं इस वायर को थोड़ा सा मोटा कर दूं, यानी कि इसकी थिकनेस, या फिर आप कह सकते हो वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, साइंटिफिक अच्छा टर्म यूज करेंगे क्योंकि उसका कोई एरिया होगा। क्रॉस सेक्शन मतलब एक वायर है, आपने उसको कट करा और वो जो गोल गोल से दिखेगा उस गोल का एरिया कितना होगा, वही उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब मैंने यहाँ पे दोनों की लेंथ सेम कर दी है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A1 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A2 है। तो अगर आप देखो कि ये जो वायर है ये बहुत कॉम्पैक्ट है, इसमें सब कुछ जो भी अरेंजमेंट है बहुत क्लोज क्लोज है। अगर ये सब अरेंजमेंट्स जो एटम्स के हैं वो बहुत क्लोज होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने में मुश्किल आएगी। मुश्किल आएगी तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसीलिए उसमें मुश्किल आएगी। ये थोड़ा थिक है, थिक होने के कारण एटम्स बहुत दूर दूर होंगे, इसके रिलेटिव में तो दूर दूर ही होंगे, और अगर दूर दूर होंगे तो उनके बीच में स्पेस अच्छा खासा होगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जिसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि A2 इज़ ग्रेटर देन A1, इसलिए R2 कम होगा R1 से। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि R और A, इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया।
अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया और आर के बीच रिलेशन देखें तो ये इनवर्स रिलेशन आएगा, ए ज़्यादा तो आर कम, ए कम तो आर ज़्यादा। तो मैं यहाँ से इसी फॉर्मूले में एक चीज़ और लिख सकता हूँ कि आर जो है वो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि वायर में, मेटल में। सेम ऑब्जर्वेशन सोल्यूशन में भी देखी जाती है। सोल्यूशन में भी, अब ये सोल्यूशन का लेंथ और एरिया से क्या मतलब है कि जब आप इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ोगे तो उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो उसमें एक इलेक्ट्रोड होगा कुछ इस तरीके से, एक दूसरा इलेक्ट्रोड होगा कुछ इस तरीके से, और ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे। तो इनके बीच जो डिस्टेंस है ये L है, और इन इलेक्ट्रोड्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी कि ये क्या चीज़ है, A है। ये 2 डायमेंशनल चीज़ है, अगर इसमें लेंथ जोड़ दोगे तो 3 डायमेंशनल बॉक्स जैसा बन जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो सोल्यूशन में कुछ इस तरीके से देखते हैं हम, इलेक्ट्रोड डिप किए हुए हैं, उस इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना सोल्यूशन भरा हुआ है वो उसकी लेंथ है, और इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वही उस सोल्यूशन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि हमारे लिए इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना सोल्यूशन है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं। करेक्ट। तो ये ऑब्जर्वेशन सेम सोल्यूशन में भी ऑब्जर्व होती है। तो हम ये फॉर्मूला सोल्यूशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। और हमें पता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को बोला जाता है रो, L/A। तो ये है आपका रेजिस्टेंस, L इज द लेंथ, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब अगर हम इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करें? बहुत आसान है, बचपन से करते आ रहे हैं हम। अगर मैं L की जगह 1 कर दूं, सेंटीमीटर, सेल में हमेशा सेंटीमीटर में बात करेंगे हम, और अगर एरिया को मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो रो के बराबर हो जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो मैं इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकता हूं कि ऐसे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वो दोनों इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से, तो उसका जितना रेजिस्टेंस होगा वही उसका क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोला? क्योंकि हमने चीज़ों को स्पेसिफाई कर दिया है, एरिया और लेंथ को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, हमारा फॉर्मूला है R इज रो L/A। L/A क्या चीज़ है? अगर हम इस सेल को दोबारा देखें तो अगर आपने कोई सेल कंस्ट्रक्ट करा है तो उसमें इलेक्ट्रोड की पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी, आप उसको चेंज बार बार नहीं कर सकते, जनरली नहीं कर सकते। तो उसमें ये जो A है, A तो कभी चेंज नहीं करोगे, ऐसा तो होगा नहीं कि इलेक्ट्रोड एक बार डाला और फिर निकाल के इसको आधा काट दिया। तो ये A तो हमेशा फिक्स रहने वाला है, और जनरली इनके बीच लेंथ भी फिक्स ही रहती है, यानी कि ये L और A किसी एक सिस्टम के लिए फिक्स हो जाते हैं। इसलिए हम इस L/A को एक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। उस सेल का कांस्टेंट है क्योंकि वो एक सेल के लिए हमेशा फिक्स हो जाती है। एक बार आपने सेल बना दिया तो उसकी लेंथ और इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है वो फिक्स हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो हमने पढ़ लिया रेजिस्टेंस। अब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा क्यों? रेजिस्टेंस इसलिए पढ़ा क्योंकि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में सिंपल सा रिलेशन है। रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस का उल्टा है, या बोल सकते हैं कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा है। दोनों एक ही बात है। कंडक्टेंस को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिखाते हैं G से, और रेजिस्टेंस तो वही आ रहा ही है।
तो हमने फॉर्मूला बना लिया है रेजिस्टेंस के लिए, R इज रो L अपॉन ए। तो कंडक्टेंस के लिए बस इस फॉर्मूले को उल्टा कर दो, 1 अपॉन रो ए अपॉन एल। ये 1 अपॉन आर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस यानी कि G। अब 1 अपॉन रो है, ये भी एक नया, क्योंकि रो कांस्टेंट है तो उसका उल्टा भी एक कांस्टेंट होगा। इसको दिखा देते हैं कापा से, एक के जैसा ही है, थोड़ा सा ऊपर खिंचा होता है, और ये A बाई एल। तो ये है आपका कंडक्टेंस और ये है आपका सेम इसी की तरह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को भी बिल्कुल वैसे ही डिफाइन किया जा सकता है जैसे कि हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करा था। वही L 1 सेंटीमीटर, A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो G है वो कापा बन गया, दिस इज कापा, कप्पा भी बोल सकते हो का। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कप्पा को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, कि अगर इलेक्ट्रोड का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर एक दूसरे से अपार्ट हैं, तो उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सोल्यूशन है उसकी जितनी कंडक्टिंग पावर होगी या जितनी कंडक्टिविटी होगी वही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। ठीक है, तो यहां से बहुत आसानी से इन दोनों स्पेसिफिक और नॉर्मल वाली कंडक्टेंस को समझा जा सकता है। लेकिन एक और अच्छे तरीके से हम इस स्पेसिफिक वाले टर्म यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को समझ सकते हैं। कैसे, ये मेरा इलेक्ट्रोड है, मैं इसको एक बार फिर से बनाता हूं, इस बार थोड़ा अच्छा बनाऊंगा, मतलब कोशिश करूंगा अच्छा बनाने की। तो ये मेरे दो इलेक्ट्रोड हैं, इनका जो एरिया है, मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं, तो मैंने इनका एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस, हालांकि यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर लग नहीं रही है, ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं बन पाई, ये 1 सेंटीमीटर यानी कि L 1 सेंटीमीटर, A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्यूब जैसा बन गया, ये क्यूब के जैसा बन गया। ये आपके दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये ऐसे ऊपर कनेक्टेड हैं और इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। और ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि स्क्वायर बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक क्यूब बन गया और इस क्यूब की डायमेंशन क्या है, 1 1 1 1। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं, क्योंकि यहां मैंने दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, इलेक्ट्रोड का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी जो कंडक्टिंग पावर होगी वही क्या होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो मैं इतना बड़ा टर्म ना बोल के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, मैं ये बोल सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की जो भी कंडक्टिविटी होगी या जो भी रेजिस्टेंस होगा वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, वही उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। तो आपको बस एक क्यूब याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना भी 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन का कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जो भी होगा वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। अब इसको और सिंपल भाषा में कैसे बोल सकते हैं, हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है,
1 ml के, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml। तो मैं इसको और अच्छे से बोल सकता हूं कि 1 ml सोल्यूशन का जितना भी कंडक्टिविटी होगा, जितना भी रेजिस्टेंस होगा, वही उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होगा। 1 ml सोल्यूशन का जितनी कंडक्टिंग पावर है, जितना रेजिस्टेंस है, वही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो हम बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गए चीज में आके। 1 ml सोल्यूशन का जितना कंडक्टिंग पावर है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और जितना रेजिस्टेंस है वो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इनकी यूनिट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। यूनिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के किसी भी चीज़ में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपने क्या आंसर निकाला है, उसकी यूनिट हाथी घोड़ा क्या है वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से कुछ नहीं होता है। तो हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को हम इसमें दिखा रहे हैं आर से, और इसकी यूनिट सबको पता है ओम होती है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, सिंपल है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम रो से दिखाते हैं, इसकी यूनिट क्या है? आर को डिफाइन किया गया है रो एल अपॉन ए, तो रो इज आर इंटू ए अपॉन एल। ये हुआ ओम, ये हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो ओम सेंटीमीटर, तो हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर। इसके अलावा कंडक्टेंस को दिखाते हैं जी से। ये आर का उल्टा होता है तो उसकी यूनिट भी आर की यूनिट की उल्टी होगी, ओम इनवर्स। और इसको कभी कभी MHO मोहो भी बोल देते हैं, और जो ज़्यादा यूज़ करी जाती है वो सीमेन होती है, यानी कि ओम इनवर्स इज सीमेन। इसके बाद आते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम दिखाते हैं कापा से। कापा जस्ट उल्टा होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वही इसकी जस्ट उल्टी होगी, तो इसकी यूनिट हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट याद रखना। एक और भी यूनिट है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम दिखाते हैं L बाई ए से। इसकी यूनिट क्या होगी? लेंथ की सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट बनी सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपको यूनिट याद होना चाहिए। अगर ये यूनिट आपको याद रहेंगी तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक टर्म आता है इसमें मोलर कंडक्टेंस का। मोलर कंडक्टेंस, इनके सिंबल स्टार्टिंग में आपको हो सकता है याद रखने में दिक्कत हो, लेकिन हल्के हल्के याद हो जाएंगे। मोलर कंडक्टेंस क्या है? इसको हम दिखाते हैं कैपिटल लैम्डा से। मोलर है इसलिए m इसका सफिक्स लगा दिया। दिस इज कैपिटल लैम्डा, दिस इज कैपिटल लैम्डा, दिस इज स्मॉल लैम्डा। सो कैपिटल लैम्डा से दिखाते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है? ये 1 मोल की कंडक्टिंग पावर है। सिंपल, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली वो किसी सोल्यूशन, किसी सॉल्वेंट में पड़ा होगा। इलेक्ट्रोलाइट व्हेन
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स which are separated by 1 सेंटीमीटर। ये इसकी डेफिनेशन है मोलर कंडक्टेंस की। कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये टर्म आपको याद रखना है, और ये याद रखना है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। हमें नॉर्मल कंडक्टेंस पता है, जी इज कापा ए अपॉन एल। इस तरीके से हमारी कंडक्टेंस निकल के आई। मैं क्या कर रहा हूं कि इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको भी तो डिवाइड भी कर देता हूं, तो लेंथ से लेंथ कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर। और इसको नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करता हूं और नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देता हूं, तब भी इस फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेंथ से लेंथ कट गया, से कट गया, वापस वही आ जाए। तो सिंपल मैनिपुलेशन कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, इस L इंटू एल और इस वाले नंबर ऑफ मोल्स को रिशफल कर रहा हूं। तो जी, ये L इंटू एल स्क्वायर, L इंटू एल स्क्वायर बन के इधर आ गया L स्क्वायर, और ये नंबर ऑफ मोल्स जो ऊपर था इसको मैंने नीचे लिख दिया। तो राइट हैंड साइड पे क्या बचा, कापा A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, और नीचे बचा नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सिंपल मैंने मैनिपुलेशन कर लिया है। तो मैंने मोलर कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन किया था कि जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रोड है, ऐसे इलेक्ट्रोड बना रखे थे मैंने, इनका एरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो L 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तभी हम मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं। और इसके बीच जो भी सोल्यूशन पड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का पड़ा होना चाहिए। तो ये जो सेटअप बना, तब इस सोल्यूशन के अंदर जो भी कंडक्टिंग पावर होगी वही इसकी मोलर कंडक्टेंस होगी। अब इस फॉर्मूले को मैंने बनाया है, इससे आप बहुत आसानी से चीज़ें समझ पाओगे। तो यहां से मेरे लिए एक चीज़ फिक्स हो गई कि L 1 सेंटीमीटर है, और अगर मैं नॉर्मल कंडक्टेंस को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूंगा तो ये पर मोल कंडक्टेंस निकल के आ जाएगी। इसीलिए L तो ख़त्म ही हो गया 1 सेंटीमीटर पुट करने से, इसलिए ये जो टर्म है यही मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस। और ये हो गया K इंटू वी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से हम मोलर कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला जनरेट कर, इसको और मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको और ऐसे लिख सकते हैं, ये कापा है, कापा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मैंने ये वॉल्यूम उठा के इस नंबर ऑफ मोल्स के नीचे ले आया हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज मोलर कंसंट्रेशन। तो कापा डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन है, लेकिन ये मोलर है। इस तरीके से m ना लिख के मैं cm लिख दे रहा हूं। तो लैम्डा m इज कापा डिवाइडेड बाई cm। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अब अगर आप यहां से
एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो यहां से अगर मोलर कंडक्टेंस की यूनिट निकालना चाहूं, क्योंकि यही टर्म जो क्या है मोलर कंडक्टेंस है, तो सिंपली मैं इस मोलर कंडक्टेंस की यूनिट निकालना चाहूं तो क्या आएगी, जी की यूनिट क्या होती है ओम इनवर्स, एल स्क्वायर लेंथ स्क्वायर है, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और नंबर ऑफ मोल्स तो मोल्स ही है मोल, तो इसकी यूनिट क्या बनी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। सो दिस इज योर यूनिट ऑफ लैम्डा एम। अब देखो इस फॉर्मूले को यूज करने में एक दिक्कत क्या आती है, इस फॉर्मूले को यूज करने में दिक्कत ये आती है कि ये जो कापा है इसकी यूनिट आप जनरली रखते हो ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ओम सेंटीमीटर रखते हो आप इसकी यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी वो रेजिस्टेंस की लिख दिया मैंने। और जो कंसंट्रेशन रखते हो जनरली आप मोलर कंसंट्रेशन किस में रखते हो मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। अब ये सेंटीमीटर और लीटर की यहाँ यूनिट क्या आ रही है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा टर्म आ नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे इस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। कैसे ही मैं क्या कह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, लीटर को मैं बोल सकता हूँ डेसीमीटर क्यूब, मोल पर लीटर, 1 लीटर एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज सेम थिंग, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इस डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से। क्या होता है एक डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आपका 1 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 10 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ चेंज कर सकते हैं 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मुझे इस टर्म में इसकी यूनिट लानी है, अगर मैं इसको लीटर में रखूंगा तो ये यूनिट नहीं बनेगी। तो अगर आप इस cm को यहाँ पे रख के मोल पर लीटर की जगह मोल पर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब रखोगे तो हमारी यूनिट जैसी हमें चाहिए वैसी बन जाएगी, लेकिन उससे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कापा इसकी यूनिट में रख देता हूँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और cm इसकी यूनिट रख देता हूँ मोल पर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, 1000 कापा डिवाइडेड बाई cm, और ओम इनवर्स वैसे का वैसा ही आएगा, ये 10⁻³ ऊपर चला गया है, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आएगा तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स से कैंसिल होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, और ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल -1 बन जाएगा। तो इसकी यूनिट ये आ गई। अब ये फॉर्मूला जो बना है इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आपको कापा सिंपली ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में रख देना है, और cm को सीधा मोल पर लीटर में रख देना है, क्योंकि जनरली आपको इसी मोल पर लीटर में दे रखी होती है। क्योंकि हमने इस मोल पर लीटर को बनाने के लिए ये 1000 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये फार्मूला अब आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। सिंपल आपको कापा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में पुट कर देना है, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में पुट कर देना, ठीक है।
तो ये बात हो गई हमारी मोलर कंडक्टेंस की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये भी सेम मोलर कंडक्टेंस के जैसा ही है। उसमें 1 मोल की कंडक्टिंग पावर थी, इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टिंग पावर है। तो इसे लिख सकते हैं कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और वो लेंथ यानी कि इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। जब आप सेम तरीके से अप्लाई करोगे तब आपको इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा सेम टू सेम वैसा ही, 1000 इंटू कापा डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन, लेकिन नॉर्मेलिटी आपको सिंपली यहाँ पुट कर देंगे। ये नॉर्मेलिटी किस में रखनी है? ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर में। सॉरी, इसको हम दिखाते हैं लैम्डा एम से नहीं, लैम्डा ई क्यू से। तो ये जो लैम्डा एम है ये लैम्डा एम नहीं है, लैम्डा ई क्यू है। तो यहां से जो यूनिट निकल के आएगी सेम टू सेम बिल्कुल वैसी ही आएगी, वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल की जगह सिंपली ग्राम इक्विवेलेंट इसकी पावर -1। तो ये इसकी यूनिट बन के आ जाएगी। ये यूनिट्स हमेशा याद रखना, छोटे छोटे एग्जामों में ये डायरेक्ट यूनिट ही पूछ देता। तो ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला है, सेम उसी कॉन्सेप्ट से जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा। अब अगर हम देखें मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू। तो अगर इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो सिंपली यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। अगर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को मैं रिलेट कर पाऊंगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस भी रिलेट हो जाएगी। तो हमें पता है कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होती है। एन फैक्टर अभी देख लेंगे एन फैक्टर क्या है, हालांकि जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होती है। तो अगर आप इस नॉर्मेलिटी को यहां रख दोगे तो अगर आप ऐसे देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1000 इंटू के, इस सी एन नॉर्मेलिटी ही है। तो इस नॉर्मेलिटी की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं? एम इंटू एन। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इस सी एम हो गया मोलैरिटी, तो ये हो गया मोलर कंडक्टेंस। ई क्यू इज मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई एन। तो यहां से हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में रिलेशन पता लग गया। तो आप इसको ऐसे याद रखो, एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एन फैक्टर देख लेते हैं, हालांकि बाद में हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एन फैक्टर क्या है? अगर मैं एसिड और बेस की बात करूं तो किसी एसिड की एसिडिटी या बेस की बेसिसिटी ही उसका एन फैक्टर होती है। इस एन फैक्टर क्या मतलब है इस चीज से? जैसे कि HCl है, इसमें 1 प्रोटॉन है, इसे यहां मैं लिख दे रहा हूं एन फैक्टर। यहां 1 प्रोटॉन है, या इसकी तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से H2SO4 है, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इनकी एसिडिटी और बेसिसिटी के आधार पे, जैसे NaOH है, इसमें 1 OH है तो इसकी एन फैक्टर 1 हो जाएगा। KOH है,
इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। BaOH होल ट्वाइस है, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो एसिड और बेस की एसिडिटी और बेसिसिटी से सिंपल बताया जा सकता है कि इसका एन फैक्टर क्या है। अगर सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट की का एन फैक्टर निकालने के लिए उस पर हम देखते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज पर मोल कितना है। पर मोल ये पर मोल इंपॉर्टेंट है, अभी पता लगेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि अगर मैं किसी सॉल्ट जैसे NaCl की बात करूं तो NaCl को हम कैसे लिखेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका N 1 है। इसी तरीके से BaCl2 अगर मैंने देख लिया तो इसको ब्रेक करोगे तो बनेगा Ba+2 2Cl नेगेटिव। यहाँ पे भी 2 चार्ज है और यहाँ पे भी 2 चार्ज है, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया, क्योंकि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव, या तो पॉजिटिव देखना है या नेगेटिव देखना है, तो दोनों जगह 2 आ गए। इसी तरीके से आप अगर Fe2SO4 होल थ्राइस देखोगे तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, आप इसको ऐसे ही तो ब्रेक करोगे, Fe+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसको बैलेंस करोगे 2 और यहाँ 3, तो यहाँ पे टोटल ये +3 है क्योंकि यहाँ 3 है, तो इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज है 6, इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज है -6। तो नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं सिंपल, तो इसका एन फैक्टर हो गया 6। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप यहाँ 2 कर दोगे तो ये सब जगह 2 2 हो जाएगा, तो चार्ज जस्ट डबल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये बोला है कि पर मोल आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे आप 2 नहीं ले सकते, क्योंकि आपको सिर्फ 1 मोल पे ही देखना है कि कितना चार्ज है। ठीक है, इसलिए इस टर्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जल्दी ही अपलोड कर दूंगा मैं इसको। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद वॉल्यूम, कि वॉल्यूम के घटाने बढ़ाने से मोलर कंडक्टेंस किस तरीके से वेरी करता है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी देखेंगे कि किस तरीके से वेरी करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।